हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द ह्यूमन राइट कोर्ट्स इन इंडिया कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स क्या हैं, कैसे इस्टेब्लिश की जाती हैं और ये कैसे एक ऐसा लीगल मैकेनिज़्म है जो ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट स्पीडी जस्टिस डिलीवर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, एंड दिस वाज इस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। ठीक है, तो हम लोग इसके लीगल प्रोविजंस, फंक्शंस, चैलेंजेस एंड इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन राइट कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी वॉयलेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, उनको क्विकली एड्रेस किया जा सके एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, क्योंकि नेशनल लेवल पर जो बॉडी है दैट इज नोन एज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्टेट लेवल पर जो बॉडी दैट इज नोन एज द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर दिस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, दैट आर नोन एज द ह्यूमन राइट कोर्ट्स। ठीक है, तो इसके लीगल प्रोविजन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश की जाती है सेक्शन 30 के अंदर। तो सेक्शन 30 प्रदान करता है दैट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट जो है वो डेजिग्नेट करे। ठीक है, लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंकरेंस लेना जरूरी है, यानी कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में, उसके जिस डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश की जा रही है ह्यूमन राइट कोर्ट, तो उस स्टेट के आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंकरेंस लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट ह्यूमन राइट कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में जो सेशन कोर्ट्स होती हैं उन्हीं को ही ह्यूमन राइट कोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बात अब याद रखना, ऐसा नहीं है, अलग से भी इस्टेब्लिश हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सेशन कोर्ट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दे आर डेजिग्नेटेड और डिक्लेयर्ड टू बी एज द ह्यूमन राइट्स कोर्ट। ठीक है, जुरिस्डिक्शन की बात करें, पर्पस की बात करें, तो ये कोर्ट्स हैंडल करते हैं कई तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस, जैसे कि कस्टोडियल डेथ, पुलिस ब्रुटैलिटी, बॉन्डेड लेबर मैटर्स, द डिस्क्रिमिनेशन मैटर्स, डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स। ठीक है, इस तरह के सभी ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस जो है ये ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो है वो हैंडल करती है। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव है, इस कोर्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव था कि फास्ट और फेयर ट्रायल इंश्योर करना, ताकि विक्टिम को टाइमली जस्टिस मिल सके एंड ग्राउंड लेवल पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव को इंश्योर कराया जा सके। अब बात करें कि इसमें कौन सी अथॉरिटी जो है वो इसको सुपरवाइज करती है या हेड करती है। सो देयर इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सेक्शन 31 है। देखो, दो ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31, जो कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स को डील करते हैं। तो सेक्शन 31 में हमने अथॉरिटी को अपॉइंट किया है, दैट इज दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है विच इज ऑलरेडी सर्विंग इन द स्टेट, और द गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एन एडवोकेट विद एटलीस्ट 7 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, एक ऐसा एडवोकेट जिसके पास 7 साल का मिनिमम 7 साल का लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, वो भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करती है। ठीक है, हर ह्यूमन राइट्स के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और उसका पर्पस ये है कि इफेक्टिवली जो ह्यूमन राइट के केसेस हैं उन्हें परस्यू किया जाए, और विक्टिम्स या एनजीओज जो भी मैटर लेके आते हैं उनको प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ठीक है, दिस प्रोविजन, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, it ensures that the human right cases are handled by experienced legal professionals, है ना, improving the efficiency and the fairness of the trials। अब हम बात करें इसके फंक्शनिंग की कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इज इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जैसे कि जो भी मैटर्स NHRC एंड SHRC या किसी भी और विक्टिम के द्वारा रेफर किए जाते हैं टू द ह्यूमन राइट कोर्ट्स, उन केसेस में इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं ह्यूमन राइट कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट विटनेस को सम्मन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, फेयर इंक्वायरी कंडक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी पावर्स होती हैं। अदर फंक्शन इज द ट्रायल एंड एडजुडिकेशन। तो सेशन जज इस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, तो यहाँ फोकस होता है कि फेयर हियरिंग हो और टाइमली जजमेंट प्रदान किया जाए। सो इसका फंक्शनिंग रहती है टू इंश्योर द फेयर हियरिंग एंड द टाइमली जजमेंट। अदर फंक्शन इज इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट्स। तो कोर्ट कॉम्पनसेशन रिकमेंड कर सकती है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को करेक्टिव एक्शंस लेने का भी डायरेक्शन दे सकती है। इट मे रिकमेंड द कॉम्पनसेशन एंड इट मे ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज टू टेक द करेक्टिव मेजर्स, राइट, and they in that way they ensure the accountability of officials involved in the human right violations। ठीक है,
अल्टीमेटली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर स्टेब्लिश की गई थी, सबका ऑब्जेक्टिव यही था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हर लेवल पर कंट्रोल किया जाए, जहाँ पर भी किसी भी तरह के ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो है वो कुछ किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही हैं वाइल दे आर फंक्शनिंग, राइट। सो फर्स्ट इज देयर इज अ लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन। ये जो बात है ना ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, हम बात करें कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन से उत्पन्न हो रहे हैं या ह्यूमन राइट वायलेशन के मैटर, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि कौन से केसेस ह्यूमन राइट कोर्ट्स में आएंगे। इट लीड्स टू लीगल एम्बिग्विटी। Another challenge is limited jurisdiction and powers. कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है ना, यहाँ पे रेफरल के थ्रू जो मैटर्स हैं वो आते हैं। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी नहीं दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट रेफरल पर ही केस इनिशिएट मजिस्ट्रेट रेफरल पर ही जो केस है वो इनिशिएट होता है यहाँ पे। सो देर इज अ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। देर इज लो अवेयरनेस। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसे कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। लीगल एड और आउटरीच प्रोग्राम्स की कमी भी इन कोर्ट्स के जो रीच है उसको लिमिट कर देती है। सो देर इज लो अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। तो अगर केस स्टेट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होता है तो गवर्नमेंट कई बार इन्वेस्टिगेशन डिले करती है और इस तरह के ह्यूमन राइट कोर्ट्स के फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस करती है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। एंड द लास्ट इज द फंक्शनल गैप्स, कि कई स्टेट्स ने अभी तक ह्यूमन राइट कोर्ट स्टैब्लिश नहीं किए हैं इन द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट्स, और जिन स्टेट्स ने किए भी हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी है। तो ये क्रिटिक्स डिराइव करते हैं चैलेंजेस को, जो कि ग्राउंड लेवल पर स्टडी और रिसर्च करने से पता चलता है कि बॉडी तो बन गई बट फिर भी वो बॉडी जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इंस्टीट्यूशन जो है, वो कुछ चैलेंजेस सफ़र कर रही है जिन पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जिस ऑब्जेक्टिव से वो इंस्टीट्यूशन फॉर्मुलेट किया गया है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। तो लैंडमार्क केसेस, वैसे तो ह्यूमन राइट कोर्ट में आप वही सारे लिख दो जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस हैं, आप कोर्ट कर सकते हो। ठीक है, NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात राइट्स का केस था। इसमें NHRC ने कॉम्पनसेशन और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की रिकमेंडेशंस दी थी और ह्यूमन राइट कोर्ट्स ने जस्टिस डिलीवरी में सपोर्ट किया था फॉर इंश्योरिंग द जस्टिस टू द राइट विक्टिम्स। Another one is NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑफ 1996। ये मास क्रिमेशन का केस है। इसमें इलीगल क्रिमेशन हो रहा था ऑफ द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, तो इसमें कोर्ट ने कॉम्पनसेशन इंश्योर किया था टू देयर फैमिलीज़। थर्ड इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ 1997। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस बनाई थी। ठीक है, एंड प्लस पुलिस ब्रूटैलिटी पे जुडिशियल ओवरसाइट इंश्योर किया था। तो ये भी ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। ठीक है, अनदर वन विच यू कैन कोट इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बॉन्डेड लेबर का केस है। फोर्स लेबर को इसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन माना गया था और लीगल एक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए ह्यूमन राइट कोर्ट्स का भी इसमें रोल डिफाइन किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप मेंशन करना। ठीक है, तो दोस्तों ह्यूमन राइट कोर्ट का मकसद सिर्फ ट्रायल लेना नहीं है, बल्कि जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर करना है। लेकिन अभी भी बैरियर्स हैं, जैसे लीगल एम्बिग्विटी, पावर लिमिटेशन, अवेयरनेस की कमी, और अगर हम इन कोर्ट्स का इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ रिफॉर्म ज़रूरी है, जैसे कि लीगल डेफिनेशंस और क्लियर की जाएँ, इनके सुओ मोटो एक्शन की पावर्स को और बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाया जाए, डेडिकेटेड स्टाफ अपॉइंट किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीगल एड कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए जाए, है ना। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये ह्यूमन राइट कोर्ट्स के इस परव्यू को, इस कॉन्सेप्ट को ट्रूली एक्सेसिबल और इफेक्टिव वॉचडॉग बना सकता है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन राइट कोर्ट को लेके एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।